अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर फैज़ान। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हेमी आर्थोप्लास्टी। अगर लेमन टर्मिनोलॉजी में हम बात करें तो इसको अमूमन लेमन टर्मिनोलॉजी में कहते हैं कि गोला तब्दील हो गया ना। काफ़ी सारे पेशेंट्स को बोला जाता है कि गोला तब्दील कर दें। तो ये होता क्यों है? बेसिकली होता है इसलिए कि जब फीमर का जो नेक होता है, बेसिकली दो नेक होते हैं, एक सर्जिकल नेक होता है, एक एनाटॉमिकल नेक होता है। जब जो उसका, अगर आपको आसान लफ्जों में बात करें, जो गोला है और गोले के साथ यहाँ पे एक नेक होता है, फिर उसके बाद यहाँ से शैफ्ट जारी होती है, यहाँ पे एक नेक होता है। अगर इस वाले नेक का फ्रैक्चर हो जाए तो ऑस्टन मोर लगाते हैं, यानी कि गोला तब्दील करते हैं। ऑस्टन मोर, बाइपोलर, हेमी आर्थोप्लास्टी, ये सब एक ही प्रोसीजर के नाम है जो डिफरेंट स्टेजेस पे लिए जाते हैं। तो अगर हम इसको लेमन टर्मिनोलॉजी में बात करें तो इसको सिर्फ इतना समझ लें कि गोला तब्दील हो गया। और फिजियोथेरेपिस्ट के लिए बताऊं तो ये इसको हेमी आर्थोप्लास्टी कहते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में भी ये शो हो रहा है, ये जो एक्सरे है इसमें ये देखें तो इनका बाइपोलर लगा हुआ है और हेमी आर्थोप्लास्टी हुआ हुआ है। तो इस वीडियो में मैं बताने लगा हूं कि हेमी आर्थोप्लास्टी यानी कि गोला तब्दील होने के बाद आपने अपने पेशेंट या पेशेंट खुद कैसी पोजीशन रखे, और शुरू के दिनों में कैसी पोजीशन रखे और लेटर ऑन जाके कैसी पोजीशन रखे, सही है। और फिर मैं इसकी वर्जिशें बताऊंगा, एक्सरसाइज बताऊंगा कि वो कौन कौन सी वर्जिश करे। क्योंकि अमूमन कंसल्टेंट क्या करते हैं, सर्जन्स करते हैं क्या है, हेमी आर्थोप्लास्टी कर देते हैं और कहते हैं कि आपने यूं पैर हिलाना है और चलना फिरना है। वो फिजियोथेरेपिस्ट को रेफर नहीं करते, तो दे शुड रेफर्ड फॉर फिजियोथेरेपिस्ट। लेकिन ये जो वीडियो है ये अटेंडेंट के लिए कि वो घर में अपने पेशेंट्स को कैसे टैकल करें। तो इस वीडियो को आखिर तक देखेगा, इंशाल्लाह फायदा होगा। ठीक है, जब पेशेंट बिल्कुल स्ट्रेट लेटा हुआ होता है, लाइंग पोजीशन में होता है, तो इस वक्त एक पैर में फॉर एग्जांपल उसका राइट साइड जो है हेमी आर्थोप्लास्टी यानी गोला तब्दील हुआ है, तो इस पैर को रखना कैसे होता है। ठीक है, अब पेशेंट शुरू के दिनों में इतना कोऑपरेटिव नहीं होता तो अटेंडेंट को ही फॉलो करना पड़ता है। ये सारा इंस्ट्रक्शन जो मैं बताने लगा, करना ही होता है कि पेशेंट के पैर को का ये जो फुट है ना, ये जो फुट है ये स्ट्रेट रखना होता है। ठीक है, और स्ट्रेट होना चाहिए। ये पैर ऐसे गिरा हुआ नहीं होना चाहिए, ये पैर इस तरफ तो हरगिज नहीं होना चाहिए, इस तरफ इंटरनली रोटेटेड हरगिज नहीं होना चाहिए। इसको हमेशा स्ट्रेट रखें। अगर इस तरफ चला भी जाता है थोड़ी देर के लिए तो कोई इश्यू नहीं होता, लेकिन इस तरफ तो इश्यू ही इश्यू है, जाना नहीं चाहिए। ये आप पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि ये इंटरनली रोटेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पैर को सीधे रखना है इस तरीके से, बिल्कुल स्ट्रेट। और अगर नहीं संभाल सक रहा है पेशेंट तो आप इसको सपोर्ट यहां से पिलो से सपोर्ट दे सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से अगर आप साइड पे पिलो रख दोगे तो क्या होगा कि उसका पैर इस तरीके से सपोर्टिव हो जाएगा शुरू में, सही है। तो ये पेशेंट शुरू में क्योंकि थोड़ा सा अनकोऑपरेटिव होता है, तो आप इस तरीके से पैर रखें और यहां से सपोर्ट दें ताकि थोड़ा सा इधर बेंड में, इस तरफ नहीं जाएगा वो खुद से, लेकिन इस तरफ खुद से जा सकता है, तो इसलिए सपोर्टिंग दें। लेकिन पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि वो इस तरफ ना करे। ठीक है, एक और एक पोजीशन अमूमन क्या होता है कि पेशेंट जो है इस तरीके से पैर रखता है क्रॉस, यानी कि वो सही वाला पैर रख रहा होता है, लेकिन फिर भी ना रखे शुरू के दिनों में, तो हरगिज ना रखे। एक तो ये रखे नहीं, अगर रखना चाह भी रहा है तो थोड़ी देर के लिए इस पैर को स्ट्रेट ही रखे, थोड़ी देर के लिए रखे देन हटा ले। लेकिन जो नहीं करना है वो ये काम कि इस पैर को तो हरगिज इस तरीके से क्रॉस लेग नहीं रखना होता है। ये रखना उसके लिए बहुत ही, अगर वो कहेंगे हिंदी में कहे तो हानिकारक है, सही। तो ना रखें ये इस तरीके से पैर, थोड़ा सा पैरों को अपार्ट रखें। अपार्ट मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस में रखें, वरना ये फायदेमंद होगा और ये बहुत ही नुकसानदेह अमल है हेमी आर्थोप्लास्टी के बाद। अच्छा, पेशेंट अमूमन ये कहता है कि उसको करवट पे भी सोना होता है, और जो कि जरूरी भी है, आफ्टर सर्जरी सोना चाहिए उसको करवट पे। लेकिन अमूमन अटेंडेंट उसको सोने नहीं देते कि नहीं डॉक्टर ने मना किया, सर्जन ने मना किया, तो वो नहीं सोने देते। अगर वो करवट पे सोना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल उसका हेमी आर्थोप्लास्टी राइट साइड का है, तो वो राइट साइड पे तो हरगिज ना सोए के साइड पे, अपोजिट साइड पे सोए। लेकिन करना यह है कि इस तरीके से एक पिलो प्लेस करना है इन बिटवीन, ताकि यहां पे देखें तो आपको एक गैप नजर आ रहा है, ये गैप इसके एडक्शन को रोक रहा होता है। तो ये फायदा हो जाता है कि यहाँ पे हेमी आर्थोप्लास्टी में इस पोजीशन को बनाने के लिए, तो ये पोजीशन आप पेशेंट की करवाएं, लाजमी करवाएं, ताकि उसका कॉन्फिडेंस इनहेंस हो। वरना क्या होता है कि अमूमन वो इस तरीके से लेटे लेटे उसकी बॉडी पे एक्सटेंशन पैटर्न डेवलप होने लगता है और वो खराबी की तरफ चला जाता है।
तो लाजमी आप इस तरीके की पोजीशन बनाएं। अगर फिजियोथेरेपिस्ट देख रहे हैं तो अपने पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करें इस तरीके की पोजीशन, और अगर अटेंडेंट देख रहा है तो वो लाजमी और अपने पेशेंट को अपने घर की कोई भी फर्द हो उसको इस तरीके से ये पोजीशन बना के दे, ताकि उसको सोने में भी सुकून हो और ये कि उसका कॉन्फिडेंस भी इनहेंस होगा इससे। तो अब हम करने लगे एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में जो हमारी सबसे पहली एक्सरसाइज है वो ये कि आपने सिंपल दोनों टांगों की पंजों को ऊपर खिंचवाना है और नीचे करना है, इस तरीके से ऊपर खिंचवाना है। अगर पेशेंट पैसिवली कर रहा है तो, अगर एक्टिवली कर रहा है तो उसको खुद गाइड करें कि आप ऊपर नीचे करें, सही है, खुद करें, शाबाश। अगर पेशेंट एक्टिवली कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कर रहा, अगर वो कॉपरेट नहीं कर रहा तो अपने हाथ से उसको इस तरीके से गाइड करें कि अप करें, डाउन, अप डाउन, ठीक है। तो इसकी रिपीटेशन करें, तकरीबन 16 से 20 रिपीटेशन करें। एंकल पंपिंग, इसको एंकल पंपिंग कहते हैं। दूसरी एक्सरसाइज ये है कि पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि अपने अंगूठे से सर्कल बनाए, अपने अंगूठे से सर्कल बनाए। हाँ, वेरी गुड। इसमें यह ध्यान रखना है कि हिप में ज्यादा मूवमेंट ना हो, हल्की सी फ्लिकर्स आए बस, ठीक है। और इनिशियली देखिए उसका अंगूठा जो है, अंगूठे से अगर सर्कल बनाने के बोलेंगे तो उसकी पूरी एंकल की इस एक्सरसाइज को सर्कमडक्शन कहते हैं, लेकिन हमने लेमन टर्मिनोलॉजी में बोलना है तो पेशेंट को हम सिंपल कहेंगे आपने सर्कल बनाना है। इसकी भी तकरीबन 16 से 20 रिपीटेशन करेंगे, ओके। तीसरी एक्सरसाइज ये है सिंपल, ये बहुत सारी चीजों में यूज होता है। यहाँ पे ऐसे हाथ रखे मुट्ठी, अगर मुट्ठी नहीं रख सकते तो कोई टॉवल को रोल करके इस तरीके से रखे और पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करे कि नीचे दबाए, ठीक है। हील को ना उठाए, देखें ये एक गलती वाजे हो गई, हील नहीं उठना चाहिए, सिर्फ नी जो है नीचे प्रेस हो। अगर हील उठ गया तो डिफरेंट मसल्स की एक्टिविटी हो जाएगी और वो आइसोटोनिक हो जाएगा, और ये आइसोमेट्रिक एक्टिविटी है, ठीक है। तो ये भी तकरीबन 16 से 20 रिपीटेशन करेंगे और 3 सेट करेंगे। चौथी एक्सरसाइज ये है कि थोड़ा सा नी को बैंड करें, ऑलमोस्ट 30 डिग्री बैंड करें और हील को इस तरीके से हाथ रखवाएं और कहें कि हील को प्रेस करें। पेशेंट को कहें हील को प्रेस करें और थोड़ी देर होल्ड करें, 5 to 6 सेकंड होल्ड करें प्रेस को, देन रिलीज करें, अब होल्ड करें देन रिलीज करें। तो ये रिपीटेशन भी 16 से 20 रिपीटेशन करवाएंगे। इसको कहते हैं आइसोमेट्रिक हैम्स, ठीक है। पांचवी एक्सरसाइज ये है कि हील स्लाइड करवाना है पेशेंट को, हील स्लाइड। इसमें क्या होता है, इससे उसका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा इनहेंस होता है। आप करें, हील स्लाइड करें, इससे क्या होता है कि उसके यहाँ पे स्टिचेस लगे हुए होते हैं तो उसकी मोबिलिटी होना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो जब हम हील स्लाइड जितनी रेंज में वो कर सके, फॉर एग्जाम्पल यहां तक कर सके तो हम यहां तक करवाएंगे, फिर उसके बाद जितनी वो कर सकेगा उतनी ही करवाएंगे ताकि उसका कॉन्फिडेंस इनहेंस हो, पैर मूव करने में उसको आसानी होने लगे, ठीक है। हम आ गए हिप की मूवमेंट पे। हिप की मूवमेंट पे एबिडक्शन, एबिडक्शन कहते हैं, यानी कि पैर को बाहर की तरफ लेके जाना है। अगर पेशेंट शुरू में क्या होता है, शुरू के दिन में वेरी नेक्स्ट डे उसका होता है क्या है कि वो खुद से नहीं कर सक रहा होता, तो पैसिवली करवाता है या थेरेपिस्ट जाके करवा रहा होता है, या पेशेंट के अटेंडेंट को हम गाइड कर देते हैं कि वो इस तरीके से मूवमेंट करे। करना ये होता है कि हील के नीचे अपना हाथ रखें, सपोर्ट दे, दूसरा थाई पे हाथ रखें और पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे पेशेंट पैर को बाहर की तरफ लाए। इसमें पैसिवली शुरू में अगर करवा सके तो करवा दें, लेकिन कोशिश ये करें कि पेशेंट खुद ज्यादा इन्वॉल्व हो और ज्यादा से ज्यादा उसकी कॉन्फिडेंस को एनहांस करे। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं कि पैर को बाहर करें, बाहर करें, बाहर करें, वेरी गुड, स्टॉप, फिर अंदर लेके जाएं, अंदर लेके जाएं, अंदर लेके जाएं, अंदर लेके। इस वक्त मैं इनको जस्ट सिर्फ असिस्ट कर रहा हूं और पेशेंट खुद पैर को बाहर और अंदर की तरफ लेके जा रहे हैं। अगर पेशेंट कुछ दिन गुजर जाते हैं, 2 दिन गुजर जाते हैं, तो हम पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे पैर को बाहर लेकर आए, वेरी गुड, फिर अंदर ले जाएं, शाबाश, फिर आप बाहर लेकर आए। तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ग्लूट्स जो है बेसिकली हमारी स्टैंडिंग में सबसे ज्यादा हेल्पफुल मसल होता है और ये मसल्स को जरूर से जरूर स्ट्रेंथन करवाना चाहिए। अमूमन क्या होता है, पोस्ट सर्जरी के बाद उसका ग्लूट जो है ना एट्रोफी की तरफ चला जाता है। तो ये वो वजह है कि उसकी ये एक्टिविटी नहीं करवाते अटेंडेंट या थेरेपिस्ट, नहीं करवाते तो वो एट्रोफिक हो जाता है और वो जगह जो है कहते हैं कि सर्जरी के बाद थोड़ी सी सुकड़ गई है। अगर लेमन टर्मिनोलॉजी बात करें तो ये एक्टिविटी लाजमी करवाएगा, ठीक है। आखिरी एक्टिविटी जो लाइंग पोजीशन में होगी वो ये होगी, हम पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे। अच्छा, ये जो एबिडक्शन है ना, ये 25 डिग्री से ज्यादा बाहर ना करें। अगर एक एस्टिमेट लें तो सिर्फ जितना आपका ये बेड है ना, बस इतना लेकर आए और देन इससे बाहर, क्योंकि कोई भी आउट ऑफ रेंज ना जाए कोई भी एक्टिविटी। अच्छा, लाइंग एक्टिविटी में क्या है कि अब दूसरी आखिरी एक्टिविटी है लाइंग बेड पे, कि ये हम इसको इस तरीके से पैर को एलिवेट करेंगे 25 डिग्री, देन नीचे,
अब ये पैसिवली भी करवा सकते हैं शुरू के स्टेजेस में, लेकिन लेटर ऑन जाके इसको हम पेशेंट्स को एक्टिवली यूज करवाने के लिए बोलेंगे। पैर को ऊपर उठाएं, हाथ इसलिए नीचे रखा हुआ है ताकि उसका कॉन्फिडेंस इनहेंस हो, उसको ये डर ना लगे कि मेरा पैर नीचे गिर जाएगा। उठाएं। तो ये सारी रिपीटेशन 16 से 20 रिपीटेशन करवाएंगे तो इंशाल्लाह फायदा होगा। और 3 सेट करें। अगर शुरू के डेज में 3 सेट नहीं करते तो ये सारी एक्सरसाइजेज एक सेट में कंप्लीट करें, फिर दिन के टाइम एक सेट करें और फिर रात को एक सेट कर लें। तो ये 3 दफा में इसको डिवाइड कर लें। तो ये हो गई लाइंग एक्टिविटी। अच्छा, इस तरह से सिटिंग जरूर करवाएं पेशेंट को। शुरू के दिनों में क्या होता है, पेशेंट सिटिंग नहीं करता, तो उसको सिटिंग पोजीशन पर जरूर लेकर आए, फुल्ली सपोर्टेड हो। अगर वो सपोर्टिंग में बैठ रहा नहीं तो इसको यहां से सपोर्ट करवाएं, ठीक है। तो लाजमी इसकी सिटिंग को करवाएं, इससे भी उसका कॉन्फिडेंस एनहेंस होता है और बैक मसल में भी स्ट्रेंथन आती है, ठीक है। ये सिटिंग करवा के अगर थोड़ी हाई सिटिंग है तो हम पेशेंट को इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। कॉर्डिसेप्स की एक्टिविटी है, उसमें क्या होता है कि हम पेशेंट को कहते हैं कि अपने पैर को इस तरीके से ऊपर उठाए और देन नीचे करें। नीचे करते हुए पेशेंट जो है वो बहुत जल्दी करता है, लेकिन हल्के हल्के नीचे लेके जाए ताकि कॉर्डिसेप्स पे इसेंट्रिक एक्टिविटी है। तो ये एक्सरसाइज करेंगे। हेमी आर्थोप्लास्टी के बाद जो वेट बेरिंग का क्राइटेरिया है वो सर्जन के इंस्ट्रक्शन के साथ होता है, लेकिन हेमी आर्थोप्लास्टी के वेरी नेक्स्ट डे वेट बेरिंग करवा सकते हैं क्योंकि सीमेंटेड होता है। अगर नॉन सीमेंटेड हो तो पेशेंट सर्जन इंस्ट्रक्ट करेगा कि वो वेट बेरिंग करवाए या ना करवाए। लेकिन अगर सीमेंटेड है और वेट बेरिंग अलाउड है तो पेशेंट को स्टैंडिंग जरूर करवाएं, भले क्रचेज यूज करें, वॉकर यूज करें। शुरू के दिनों में तो लाजमी वॉकर यूज करें ताकि पेशेंट का कॉन्फिडेंस एनहांस हो और पेशेंट कंफर्टेबली ये कर सके। तो पेशेंट को आप गाइड कैसे करेंगे कि अपने दोनों हाथों को इस तरह रखें और पेशेंट को कोशिश करें कि सपोर्टिंग, जिस साइड फॉर एग्जाम्पल राइट साइड का हेमी आर्थोप्लास्टी तो राइट साइड से उसको सपोर्ट करें, इस तरीके से सेंट्रली पकड़े, प्रोक्सिमली पकड़े और देन पेशेंट को बोलेंगे लिफ्ट, इस तरीके से लिफ्ट करें। और पेशेंट को जरूर पकड़ के रखें, भले उसका वेट ना ले लेकिन पेशेंट को पकड़ के रखें ताकि उसको कॉन्फिडेंस दें कि आप ये कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वेट बेरिंग करवाएं, 2-3 दफा रिपीटेशन करवाएं, बैठें फिर खड़े हुए, ठीक है। इसमें क्या होता है, पेशेंट की जिस तरफ साउंड साइड होता है ना, जिस तरफ उसका इन्वॉल्व होता है उस तरफ वो वेट बेरिंग नहीं करता, तो वो क्या करता है अपने पैर को उस तरफ ले जाता है। लेकिन आप कोशिश करें कि अपनी तरफ उसको खींच के रखें। तो इस तरीके से वेट बेरिंग करवाएं, इंशाल्लाह वेट बेरिंग हो जाएगी तो पेशेंट खुद भी वॉक कर सकता है। तो मजीद अगर कोई बात पूछनी हो तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।